हेलो स्टूडेंट्स, तिजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है 9th नंबर का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो उसके बारे में आज पूरी डिटेल में जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, मेट्रोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमेशा ही हमें काम में आने वाली चीजें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कॉल यू रिकॉल से। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ। अब देखिए, जो डेली रूटीन अपना रहता है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा धूप रही तो हमें एसी वगैरह या कूलर वगैरह लगाना पड़ता है। ऑफिस में या स्कूल में जाने आने के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स होती है हमें। वही अगर थोड़ा सा पानी का या रेनी सीजन अगर रहता है तो आपको छाता भी लेके जाना पड़ता है साथ में, या कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्बेंस होता है। मुंबई जैसे एरिया का अगर बात करेंगे तो वहां पे ट्रेन जैम हो जाती है, वो सड़कों पर पानी भर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे ही है, आए दिन हम टीवी पे देखते रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फोरकास्ट अबाउट विच weather related factors are given during the news bulletins on दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। तो जो ये फोरकास्ट होते हैं वो किस टाइप के फैक्टर्स आपको बताते हैं तो और किस बेसिस पे बताते हैं। तो देखिए, फोरकास्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर होता है, ताकि आने वाला जो समय होगा, कल का परसों का, इनके बारे में वो फोरकास्ट करते हैं। वहां पे 8 दिन के बाद का भी फोरकास्ट हो सकता है। जैसे कि कोई तूफान हो रहा हो, कोई बारिश, बहुत ज्यादा हेवी बारिश हो रही हो या धूप पड़ने वाली हो, तो इन सभी चीजों का वहां पे फोरकास्ट किया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में वेदर एंड क्लाइमेट को। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू अस एज अ वेदर। तो देखिए क्या कहना है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वेदर, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि एटमॉस्फेयर मतलब क्या, कि तो वातावरण, ठीक है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वेदर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे तो वैसे डिटेल में पढ़ना ही हमें वेदर का। तो देखिए, वेदर होता है जैसे कि एक स्पेसिफिक लोकेशन और एक उस स्पेसिफिक टाइम में कैसा सिचुएशन है वहां पे, उसको हम कहेंगे वेदर। ओके, जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अपना जो सीजन होता है, जैसे कि अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट देखिए, समर होता है, रेनी सीजन होता है और विंटर होता है। तो यहाँ पे इंडिया में 4-4 महीने का एक एक सीजन होता है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि रेनी सीजन हो गया या समर हो गया या विंटर हो गया, तो ये हो गया क्लाइमेट। लेकिन वेदर क्या है, अब देखिए यहाँ पे अभी जुलाई महीना चल रहा है, जस्ट अभी जून खत्म हो चुका है। तो अभी जो चल रहा है ये हो गया अपना रेनी सीजन। लेकिन रेनी सीजन के अंदर मुझे आप बताइए, क्या डेली बारिश होती है पूरे 24 घंटा 4 महीने तक अगले बिल्कुल बारिश ही होती रहेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं तो भी कभी ना कभी बारिश होते रहेगा, कहीं तो भी धूप पड़ेगी, ठीक है, कहीं तो भी छाव जैसा, ऐसा बादल जैसा एक्सपीरियंस लोग लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा अगर 4 महीने रेनी सीजन है तो 4 महीने बारिश ही गिरते रहेगी। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मैं महाराष्ट्र की बात करते हैं हम, तो ऐसा हो सकता है कि विदर्भ में बारिश गिर रही हो, ऐसे टाइम पे शायद मराठवाड़ा में बारिश ना हो या पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश ना हो। ऐसा भी बहुत बार होता है कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन विदर्भ में बिल्कुल बारिश की एक बूंद नहीं होती है। तो ये क्या हो गया कि मुंबई का जो वेदर है वो अलग हो गया उस टाइम के लिए, और विदर्भ का जो एनवायरमेंट है, वेदर वो अलग हो गया उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो देखिए, वेदर जो है वो आए दिन चेंज होते रहता है, लेकिन एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। जैसे अभी एकदम से अलग था, थोड़ी देर बाद एकदम से अलग है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका आपको एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिपेंड अपॉन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर समझ के चलते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म हवाएं है,
तो उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफर करेगी। अगर ठंडी हवाएं चल रही है तो अलग एटमॉस्फेयर बनेगा, अगर आसमान में बादल छाए हुए तो एटमॉस्फेयर अलग बनेगा, अगर सनलाइट के रेडिएशन ज्यादा हो रहा है तो उससे भी एटमॉस्फेयर अलग बनेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे देखते हैं, वी फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस अवर नेशन ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक अ टुडे इज टू कोल्ड और इट इज वेरी हॉट टुडे। मतलब आए दिन देखिए हम लोग तो एक दूसरे के साथ कभी ना कभी ये कहते ही है कि आज ना यार बहुत ही मतलब ठंडा लग रहा है मुझे, हाँ बहुत ठंडी लग रही है ना। हमारे घर में भी ऐसी बातें होती है, या फिर धूप काले में भी आप ये कहते ही होंगे कभी ना कभी कि यार बहुत गर्मी हो रही है, अभी जरूरी है कि इस साल तो एसी ले ही लेते हैं, या इस साल तो नया कूलर खरीदना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये हमारे डेली के स्टेटमेंट होते ही है। ओके, तो ये तो था वेदर के बारे में कुछ 2-4 लाइनें। तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं यहां से। Weather depending upon the prevailing conditions of the air. The climate of a particular region is the average of a daily reading of a various weather related parameters recorded for the several years. अब देखिए मतलब क्या है इसका कि बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करते करते हम लोग उस पैरामीटर्स के ऊपर फोरकास्ट करते हैं आगे क्या होगा। हेंस क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोमिनेंट कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि हम अगर अभी हमने बात की कि रेनी सीजन, तो रेनी सीजन ऐसा नहीं होगा कि भाई 8 दिन के लिए आया और चला गया। अब ये रेनी सीजन काफी लॉन्ग टर्म चलता है, जैसे कि 3.5-4 महीने ये अभी चलता ही रहेगा। उसके बाद में फिर विंटर आएगा, तो ये भी विंटर भी अभी 3.5-4 महीने आगे चलता ही रहेगा। उसके बाद में फिर समर आएगा, तो समर भी धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन जब एक सीजन से दूसरे सीजन में डाइवर्ट होता है तो वो भी अचानक सा नहीं होता है एकदम से, उसके लिए भी थोड़ा सा वो 15 to 20 डेज का टाइम लेता है। सीजन कभी भी चेंज होता है तो धीरे धीरे चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज भी सर 45 डिग्री सेल्सियस है, बहुत अभी समर है और कल से एकदम से 15 डिग्री सेल्सियस ही हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है तो धीरे धीरे ही होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेदर रिलेटेड या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऐसे ये कुछ डायग्राम का एक ये दिया है टाइटल। अब देखिए इसमें काफी सारे फैक्टर्स है। इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, देखिए कि वेदर से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे अभी दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको पढ़ते भी है और समझते भी है। तो चलिए पहला देखते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो देखिए सनलाइट की वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब टेम्परेचर देखिए अगर सन के सामने जैसे एनवायरमेंट में, जो पृथ्वी के एनवायरमेंट में जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें कभी बादल छा जाते हैं, तो उस कभी कभी स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। या समुद्र का अगर किनारा है, कहीं पे बीचेस है, तो वहां का भी टेम्परेचर डिफर रहता है। अगर रेगिस्तान में चले जाएंगे आप लोग, डेजर्ट एरिया में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है काफी अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा वहां पे। और वही रेगिस्तान में शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा कम मतलब टेम्परेचर होता है, ठंड लगती है इवन। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेम्परेचर से बहुत ज्यादा वेदर पे फर्क पड़ता है, और वही टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और विंटर में बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है हवा का दबाव। अब हवा में सभी गैसेस वगैरह सभी इंक्लूड आ गए। अब हवा का दबाव की वजह से क्या होता है कि हवा इधर से उधर भागती है। ठीक है, अगर किसी एरिया की जगह जैसे कि किसी एरिया की अगर हवा गर्म हो गई है, हवा सूरज की रेडिएशन से,
तो वो हवा इधर उधर भागने लगेगी। अब उसकी वजह से वहां पे क्या हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया, फिर उस तरफ ठंडी हवा भागने लगेगी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि सनलाइट के बारे में, तो सनलाइट का तो ऑब्वियसली रात में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, दिन में बढ़ता है, तो इससे भी वेदर की कंडीशंस थोड़ा सा डिफर हो जाती है। अगर सनलाइट्स के कभी कभी हेवी रेडिएशंस आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी हीट काफी बढ़ जाती है अर्थ पे, या कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसको इन्फ्लुएंस करती है। आगे है क्लाउड्स। अभी देखिए, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बादल कभी ना कभी छाए हुए रहते हैं, कभी कभी तो पूरा आसमान ऐसा काला काला सा दिखने लगता है, स्पेशली इन द रेनी सीजन्स। तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स की वजह से भी काफी वेदर पे इम्पैक्ट हो जाता है। ह्यूमिडिटी, अब देखिए ह्यूमिडिटी के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर ये ह्यूमिडिटी होता क्या है, कभी तो मुझे महसूस किया नहीं या कभी तो उसको देखा ही नहीं। तो ह्यूमिडिटी के बारे में मैं थोड़ा सा 2 स्टेटमेंट ज्यादा बोलूंगा यहाँ पे। अगर जिसको अच्छे से सुनना है तो जो बिल्कुल फॉरवर्ड मत कीजिएगा। देखिए ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी तो पहले तो ये जान लीजिए कि ह्यूमिडिटी हर एक इंसान ने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन कब कर ली और उसी चीज को ह्यूमिडिटी कहते क्या, हमें यही नहीं पता था बहुत सारे बच्चों को। तो चलिए देखते हैं। आपने मुंबई जैसे शहर में अगर आप कभी गए होंगे तो समुद्र किनारा होता है, अगर आप वहां पे कभी बीच पे घूमने जाएंगे स्पेशली इन द समर के सीजन में, तो आपको ये मतलब लगेगा कि यार बढ़िया सा ठंडी ठंडी हवाएं खाने को मिलेगी। लेकिन अगर धूप में दोपहर के टाइम में जाओगे ना, तो यकीन कीजिए आपका जो बॉडी है वो पसीने से मतलब पसीना पसीना हो जाएगा पूरा आपके बॉडी पे, और आपके जो आपने जो भी कपड़े पहने होंगे वो भी पूरे भीग जाएंगे पसीने से। तो आपको ये लगेगा यार मैं तो बढ़िया समंदर के किनारे बैठा हूँ या खड़ा हूँ और बिल्कुल बढ़िया ठंडी ठंडी हवा मिलनी चाहिए थी मुझे, शायद वो मिल भी रही होगी, लेकिन फिर भी मेरी जो बॉडी है वो पसीने से पूरी भीग चुकी रही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए सन का जो सनलाइट आता है, रेडिएशन आते हैं, उससे जो हीट बनती है पानी की, वो भाप बन के आपके बॉडी के आजू बाजू में रहती है, और उसी की वजह से आपको पसीना आने लगता है, और उसी चीज को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब चलो ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जो कभी ना कभी लाइफ में बीच पे जाके आएंगे किसी ना किसी, ठीक है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद कभी आज तक उनको बीच देखने को नहीं मिला होगा। तो क्या उन्होंने कभी ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सभी ने एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे आपने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जहां पर भी पानी का सोर्स है वहां पे आपको ह्यूमिडिटी का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई तालाब हो गया या कोई नदी हो गई, ठीक है। अब देखिए तालाब में भी पानी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है सनलाइट की वजह से। तो अगर आप किसी धूप के टाइम पे अगर किसी तालाब के भी बाजू में खड़े हो जाएंगे तो आपको जो गर्मी होगी वो भी ह्युमिडिटी की वजह से ही होगी। मराठीमध्ये त्याला दमटपणा असं म्हणतात बेटा, ठीक आहे। जे लोक मराठीमधून हा व्हिडिओ बघता असतील तर त्यांच्यासाठी सांगतोय की मराठीमध्ये आपण दमट हा शब्द त्याच्यासाठी लावत असतो। ह्युमिडिटी म्हणजे दमटपणा। तर ये जो ह्यूमिडिटी होती है, तो अब ये हो गया तालाब के पास में। अब हो सकता है ऐसे भी बच्चे होंगे कि सर अब कौन जाएगा तालाब के पास में, चलो ठीक है कुछ घर में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलो आपको मैं बढ़िया एक ऐसा एक्सपीरियंस बताता हूँ जो आप घर में ले सकते हो और आप अच्छे से समझ सकते हो कि इसी को भाई ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, आपने कभी ना कभी बर्तन गैस पे रख दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, एक बर्तन में पानी डाल दीजिए और वो गैस पे रख दीजिए, उसको उबाल लीजिए बढ़िया, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, ठीक है। अब जब पानी उबल जाएगा तो गैस को बंद कर दीजिए और तुरंत आप ढक्कन को हटा दीजिए। तो क्या होगा, भाप आएगी। वो भाप आपको क्या करना है, आपके आंख पे ऊपर ले लेनी है, जैसे हाथ रख देना है उसके ऊपर, या अगर थोड़ा सा मुंह भी रख देंगे, थोड़ा सा चेहरे पर भी वो भाप जाने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होता है अपनी सेहत के लिए। तो थोड़ा सा ना वो जो आपके शरीर से जब वो भाप टकराएगी तो आपको उस वक्त जो एक्सपीरियंस होता है आपके स्किन को, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको गर्मी होगी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई मुझे पसीना सा आ रहा है, ठीक है। तो वो जो एक आप एक्सपीरियंस लेते हो उसे को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखिए हर बच्चा कभी ना कभी उसने ह्यूमिडिटी का एक्सपीरियंस लिया ही है।
यही मैंने सबसे पहले भी आपसे कह दिया था। नेक्स्ट है रेनफॉल। तो देखिए रेनफॉल का भी वेदर और क्लाइमेट पे बहुत सारा असर होते हैं। अब रेनफॉल का कैसा असर हो सकता है, तो चलिए देखिए, वेदर जब रेनफॉल गिरता है मतलब जब रेन होती है, बारिश जब गिरती है, तब उस वक्त बहुत सारा ठंडी ठंडी लगता है लोगों को, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो मतलब ब्लैंकेट लेके सो ही जाते हैं घर के अंदर, और कुछ लोग जो थोड़े से मतलब मौज मस्ती वाले होते हैं वो बढ़िया घूमने भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, बढ़िया एनवायरनमेंट ठंडा ठंडा हो जाता है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, तो उसका भी क्लाइमेट पे और वेदर पे बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। विजिबिलिटी, अब देखिए ये विजिबिलिटी का बहुत बड़ा चक्कर होता है। ओके, अब ये कहाँ पे है, तो देखिए हमने देखा होगा की मराठीमध्ये आपण त्याला धुकं म्हणतो। ओके, मराठीमध्ये धुकं आपण बरेचदा बघितलं असेल, जैसे कि अगर लोनावला का अगर जो घाट है, ओके, अगर विदर्भ की बात करेंगे तो चिखलदरा वगैरह है विदर्भ में, तो ऐसी जगह पे आप अगर बारिश के टाइमिंग में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम पे पूरा कोहरा छाया हुआ रहता है, ठीक है, हिंदी में उसे कोहरा कहते हैं। तो कोहरा छाया हुआ रहता है तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी दिखने में, तब विजिबिलिटी से भी वेदर के और क्लाइमेट्स पे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब विजिबिलिटी को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो देखिए यहाँ पे ये चीज भी बता सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो गाड़ियां आ रही है BS6 की स्पेशली, या BS4 की भी जो गाड़ियां आई थी, उसमें भी देखिए आपको टू व्हीलर्स में हेड लाइट के लिए जो आपका हेडलैम्प होता है सामने हैंडल पर लगा हुआ, उसको स्विच नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी बनी रहे दिन में भी और रात में भी, ताकि लोगों को आने जाने के वाला जो वाहन होता है, जो भी गाड़ी होती है, वो दूर से ही दिख जाए और हमारा किसी से टकराव ना हो, एक्सीडेंट्स के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। तो विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ही बोला गया है। अब देखिए विजिबिलिटी का वेदर के साथ में क्या कनेक्टिविटी है, तो देखिए वेदर जैसे भी चेंज होता है तो विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर बारिश गिर रही है तो आपको मतलब विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको अगर आप बारिश चालू है और आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको सामने की गाड़ी इतनी आसानी से नहीं दिखती। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग इंडिकेटर्स वगैरह चालू रखते हैं ऐसे में। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। सॉरी, अपना ये टेम्परेचर तो पहले ही हो चुका है, तो चलिए ये अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हमने। अब आगे देखते हैं चेंजेस इन द वेदर। अब वेदर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं देखते हैं। क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली। अब देखिए क्लाइमेट जो है वो मैंने पहले ही बताया कि कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज नहीं होता है कि भाई चलो आज समर है, कल से ना रात को 12 बजे से रेनफॉल चालू हो जाएगा और एग्जैक्टली 24 घंटे बाद ना विंटर भी चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट जो होता है ऐसा कंटिन्यूसली चेंज नहीं होते रहता है। क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स द कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट जो है कभी भी किसी भी रीजन में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। दिस वी सी दैट weather is related to a specific location and a specific time, whereas a climate is related to the longer duration and a longer area। तो देखिए वेदर क्या कहता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट जो है ये बहुत बड़ी एरिया के लिए बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। बहुत लॉन्ग टाइम मतलब 4 से 6 महीने के लिए हो सकता है। ये डिपेंड करता है एरिया पे। आगे देखते हैं चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर द शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम वेयर एज द चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली ओवर द मच लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब क्या है, अगर वेदर में जब चेंजेस होते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो सकते हैं। जैसे कि सुबह बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत धूप पड़ रही थी, लेकिन जो कि बारिश का सीजन है तो शाम को बादल छा गए अचानक से और बारिश आना भी शुरू हो गई। तो हम क्या कह सकते थे कि मॉर्निंग में जो है वो काफी गर्म वेदर था और इवनिंग में काफी ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, वेदर चेंज हो चुका है। ओके, तो देखिए मॉर्निंग से इवनिंग तक वेदर चेंज भी हो गया है। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करते हैं
तो क्लाइमेट तो देखिए अभी जून महीने में अप्रोक्सीमेटली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अभी बारिश का सीजन चालू हो चुका है, तो ये ऑन एन एवरेजली 4 महीने तो चलता ही है। ओके, फिर चाहे उसके अंदर सुबह धूप भी पड़ी हो, लेकिन रहता कौन सा सीजन है? रेनी सीजन ही होता है, बारिश का ही सीजन होता है, जबकि अभी धूप पड़ रही है। तो ये बात आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंसेस अवर बेसिक नीड्स लाइक अ फूड। अब देखिए, हम जो डे टू डे लाइफ अपनी जीते हैं वो क्लाइमेट की वजह से बहुत ज्यादा बदलती रहती है। जैसे कि अभी देखिए हम लोग क्या क्या हमारी आदतें बदलती है, तो हमारा जैसे कि फूड बदलता है, क्लोथिंग भी बदलती है, शेल्टर एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन। देखिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर से पढ़ता हूं मैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बेसिक नीड लाइक अ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशंस। अब देखिए एक एक को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे फूड, अब फूड कैसे बदल गया है? देखिए आपने देखा होगा कि समर में जो है हम थोड़ा सा लाइट खाते हैं ना, खाने की जो चीजें होती है वो लाइटली खाते हैं। और वही आप थोड़ा सा विंटर में देखिए, विंटर में मम्मी बोलती है हाँ बेटा बादाम खा ले, अभी ना विंटर सीजन चालू है, ठीक है ना, ठंड का सीजन है, वो जितना हो सके अच्छी अच्छी चीजें अभी खा लो, ठीक है ना, बादाम खा लो, किशमिश खा लो, काजू खा लो, है ना। और कुछ कुछ घर में तो वो बढ़िया से लड्डू भी मिलते हैं डिंका वगैरह डाल के, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग को मम्मी कभी भी ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ विंटर सीजन में ही देती है। ओके, तो हमारा कहीं ना कहीं फूड पे असर होता है। क्लोथिंग भी देखिए आप, कपड़े हम बदलते हैं सीजन के हिसाब से। जैसे कि अगर समर है तो हम लोग प्रिफर करते हैं कॉटन के कपड़े ताकि हमें गर्म ना हो ज्यादा, और वही अगर विंटर का सीजन है तो हम लोग जो है वो लोकर के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर। अब शेल्टर भी हम लोग बदलते रहते हैं। कैसे? अब देखिए हमें तो वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो अगर सीमेंट का भी घर है आपका तो बहुत से लोग रेनी सीजन आने से पहले थोड़ा सा मरम्मत करवा लेते हैं घर का, ताकि वो घर में पानी ना गले ऊपर से। और अगर जिनके घर कच्चे होते हैं, जैसे कि अगर मतलब मिट्टी के घर है, तो वो लोग घर के ऊपर जैसे ताड़पत्री वगैरह डालते हैं प्लास्टिक का, ताकि घर के अंदर पानी ना गले। तो देखिए शेल्टर पे भी अपना थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। और साथ में ही ऑक्यूपेशन में भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। अभी देखिए ऑक्यूपेशन में कैसे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। ऑक्यूपेशन देखिए, अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे है तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए जब भी अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है, लेकिन अगर किसी को जाना है वहां तक अपने ऑफिस तक, अगर बहुत ज्यादा बारिश चालू है तो ऑब्वियसली आपकी ना कहीं लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है। आपको शायद रास्ते में पूरा पानी भर गया हो तो फिर भी आपको जाना पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। अब चलो यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात है, तो ऑक्यूपेशन कैसे डिफरेंट होता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है तो उसका तो जॉब बदलने वाला नहीं है, वो तो वही रहेगा। लेकिन जो लोगों का पेट बिजनेस के ऊपर रहता है उनका ऑक्यूपेशन बदलते रहता है। कैसे, थोड़ा सा जानते हैं। अगर मान के चलिए कि किसी स्पेसिफिक एरिया में उसी टाइप का बिजनेस चलता है, एक सपोज कोई तालाब है, ठीक है, उस तालाब में समर के टाइम पे वो तालाब पूरा का पूरा सूख जाता है, लेकिन बारिश के टाइम पे वो तालाब में पानी रहता है। तो ऐसे में मच्छी या पकड़ने का जो बिजनेस होता है वो काफी रनिंग में होता है। अब थोड़ा सा वॉइस वर्सा अगर देखेंगे कि मुंबई साइड अगर जाते हैं हम, और मुंबई साइड में अगर देखेंगे कि बारिश के सीजन में उन्हें काफी चेतावनियां मिलती रहती है कि तूफान आ सकता है, आप आज जाइए, आप कल मत जाइएगा, ठीक है। ये काफी चेतावनियां मच्छी मारों को मिलती रहती है, ठीक है। और वही अगर नॉर्मल सीजन है तो ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आती है उनका काम करने में। इसका मतलब क्या है कि ऑक्यूपेशन भी चेंज होते रहते हैं। अब देखिए अगर बहुत ज्यादा टाइम तक अगर उनको बोल दिया जाए कि भाई आप 1 महीना तक कुछ करना मत, ठीक है, समुन्द्र में जाना मत, तूफान आ सकता है, तो ऐसे में किसी को भी अपना जॉब बदलना पड़ सकता है। अब ये तो हो गया क्लाइमेट की वजह से अपना रोल बदलते रहता है। अब अगर छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनके भी बारे में भी आपने देखा होगा कि
उनके दुकानों का जो स्टॉक होता है वो बदलते रहता है। जैसे कि अगर कोई दुकानदार है जो रेनी सीजन में छाता रखता होगा तो वही वो धूप काले में कुछ और रखेगा, जैसे कॉटन के कपड़े रखना चालू करेगा, या अगर स्कूल का सीजन चालू होता है, बारिश का सीजन चालू होता है तो रेनकोट भी रखेगा। ओके, तो इस तरीके से उसका जो बिजनेस का जो पैटर्न है वो भी चेंज होते रहता है। अगर समर आ जाए तो वो स्कार्फ वार्फ रखेगा ताकि हम लोग बांध सके अपने चेहरे से और धूप से अपना चेहरा बचा सके। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन में भी असर उसका पड़ते रहता है। आगे बढ़ते हैं। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक अ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड, टेम्परेचर, एटमोस्फियर प्रेशर etc. are considered during the construction of a runways, seaports, huge bridge and skyscrapers etc. तो देखिए, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब जैसे कि कौन सा कंस्ट्रक्शन, तो रनवेज हो गए। रनवेज कहाँ पे होते हैं? एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट पे रनवे होते हैं जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है। तो ऐसे रनवेज का भी काफी इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, वेदर की वजह से वो खराब होना शुरू होते हैं। अगर बारिश ज्यादा पड़ती है रनवेज पे तो उसकी वजह से भी रनवे बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। सी पोर्ट्स में भी वो प्रॉब्लम होता है। ह्यूज ब्रिज जब बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो ब्रिज बनाते हैं, तो उसका भी काफी उस टाइम ख्याल रखना पड़ता है कि किस टाइप का यहाँ पे एनवायरनमेंट हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा हवाएं चलती है तो कोई टावर गिर सकता है या ब्रिज भी सरक सकता है, गिर सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ता है जब भी कुछ बनाते हैं। स्काई स्कॉपर्स का मतलब क्या होता है? जो जब जैसे बड़ी बड़ी जो सिटीज होती है, स्पेशली मेट्रो सिटी की अगर बात करें, तो वहां पे रास्ते पर चलने के लिए जगह ही नहीं होती है, तो जगह बढ़ाने के लिए बिल्कुल रोड के ऊपर से ही उसको पैरेलल एक रोड निकालते हैं जो बिल्कुल रोड के ऊपर से ही जाता है और उसके ऊपर से भी लोग चलते हैं। स्काई स्कैपर बोलते हैं उसको। अब ये शायद मेट्रो सिटी के बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो गांव में वगैरह रहते हैं शायद उन्हें ना पता हो, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय अ क्लाइमेट मस्ट वी टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। मतलब क्या कहना है कि अब जो फैक्टर्स है जो अपने कुछ फेवर्स में भी है और कुछ अनफेवर में भी है। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हर एक क्लाइमेट की अपनी अपनी खासियत है। अब कुछ क्लाइमेट अपने को अच्छा भी लगते हैं और उसी क्लाइमेट्स में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमारे लिए वो थोड़ी सी धोखादायक हो सकती है। तो जो अच्छी है उन्हें हम फेवरेबल कहेंगे, जो अच्छी नहीं है वो हमारे लिए अनफेवर होगी। तो ऐसे में आप उसको, जो हमारे लिए जो अनफेवर चीजें हैं उसे हम किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है वो कम कर पाएंगे, ये कहना है उनका। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि आपके बाजू में, घर के बाजू में या गांव के बाजू में कोई नदी बह रही हो। अब नदी में बारिश के टाइम पे काफी सारा पानी बहेगा। अब ये भी हो सकता है कि बहुत बार नदी ओवरफ्लो होके नदियों में से पानी गांव में घुस जाता है। अब ऐसे में ये क्या होगी, देखो आपके घर, आपके गांव के बाजू में एक नदी है, ये आपके लिए फेवरेबल बात हो गई। लेकिन रेनी सीजन में अगर वो बह के पूरा ओवरफ्लो हो जाती है और गांव में पानी घुसता है तो ये आपके लिए अनफेवरेबल हो गया है। तो आप इसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, बस यही पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी ऑप्शन है उसके लिए। आपने हमेशा तैयार रहना है, आपको ऐसे ट्रेनिंग्स भी लेना है कि आप को, जैसे अगर कोई नदी में फंस जाता है तो आप उसके बाहर ले सके, निकाल सके। आपके पास ऐसे भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो छोटी छोटी बोट्स भी आपको होनी चाहिए। लाइफ सेवर जो होते हैं जैकेट्स, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग उस चीज, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने तो कोई नदी का एग्जांपल दिया, आप कोई भी एग्जांपल देके इस तरीके की बातें उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं।
थिंक एंड डिस्कस। ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू अ कंडक्टिव क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। अब देखिए ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है, हम इंसानों का जो हम लोग प्रगति करते हैं, तो ये प्रोग्रेस डिपेंड करता है कि हमारे आजू बाजू का क्लाइमेट कैसा है और जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कोई किसी गांव के आजू बाजू की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत ही अच्छी है, तो वहां पे डेवलपमेंट बहुत फटाफट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन जियोग्राफिकल कंडीशंस ही सपोज प्रॉपर नहीं है, जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कश्मीर की बात ले लेते हैं। अब कश्मीर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, आपने कभी देखा नहीं होगा कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज लग गई है ना। अब अपने इंडिया में भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, टाटा के है, रिलायंस के है, अंबानी अदानी के है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है वो क्यों नहीं जाते कश्मीर में? अब ये तो एक पॉलिटिकल रीजन भी था उसके पीछे आज तक के, लेकिन फिर भी नहीं जा पाएंगे, वो भी इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे जियोग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत अलग है। अब अगर बड़े बड़े ट्रक चलाने हैं वहां पे, तो यार इतने छोटे छोटे रास्ते हैं वहां पे, पहाड़ियों में से जाना पड़ता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उतने सारा स्टॉक वहां पे लेके जाओ, वहां पे बनाओ रॉ मटेरियल लेके और वहां से फिर से पूरा देश में फैलाओ उसको, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, एक ट्रक जहां अगर 500 किलोमीटर का जर्नी अगर करना है, अगर वो जर्नी महाराष्ट्र में करना है, सपोज नागपुर से निकला ट्रक और मुंबई पहुंचना है, तो शायद 12 घंटे लग जाएंगे आपको। लेकिन वही अगर 500-600 किलोमीटर वहां कश्मीर में चलाना है, तो वही चीज को शायद 25 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, तो टाइम के प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसी वजह से कोई फैक्ट्रीज वहां पे जाना नहीं चाहती, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि वहां पे लोगों का प्रोग्रेस नहीं होता है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर किसी एरिया में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे भी प्रोग्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे लिए एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? तो जैसे एक सुटेबल एनवायरनमेंट जिसमें हर चीज थोड़ी थोड़ी मिक्स हो, तो वही सबसे ज्यादा बेटर होगा। अब महाराष्ट्र में मोस्टली वैसे सिचुएशंस है कि हमें हर चीज का आनंद यहाँ पे लेने को मिलता है। जैसे रेनी सीजन में बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, समर में धूप भी पड़ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती कि हम बिल्कुल मतलब 50 डिग्री से अभी तक तो ऊपर नहीं गया है। और विंटर का भी हम अच्छा आनंद ले सकते हैं, जैसे लोनावला हो गया, विदर्भ की बात करेंगे तो चिखलदरा भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है। सिर्फ इतना है कि कश्मीर के जैसा बर्फ नहीं है अपने महाराष्ट्र में, और कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन बीइंग हैव अ डिजाइन अ टाइम शेड्यूल फॉर देयर लाइव्स बेस्ड अपॉन द सेंचुरीज ऑफ अ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंसेस। अब देखिए क्या है, हर इंसान क्या करता है, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाता है। क्यों? ताकि वो उस क्लाइमेट के हिसाब से चल सके। और ये इसने पिछले काफी डिकेड से या पिछले काफी हजारों सालों से इंसानों ने क्या किया है कि धीरे धीरे उसका नोटिफिकेशन लेते रहे कि भाई कैसा कैसा क्लाइमेट बदलता है, वो नोट डाउन किया और उस हिसाब से अपना पैटर्न उन्होंने रन कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेशली जब बारिश का सीजन शुरू होता है, तब भी लोग फटाफट अपना खेती करना का जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा देना चालू हो जाता है, और उसकी जो तैयारियां करनी पड़ती है उनको वो समर सीजन में ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से लोगों ने अपना शेड्यूल बना लिया है। थर्ड नंबर देखते हैं, साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन द व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये साइंटिस्ट का ये कहना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि एग्रीकल्चर का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको सीजन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्लाइमेट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलते हैं, अभी विदर्भ की अगर बात करते हैं तो विदर्भ में देखिए सोयाबीन और तूर बहुत ज्यादा हम लोग लगाते हैं। तो विदर्भ सोयाबीन कब लगता है, तो बिल्कुल रेनी सीजन में जून महीने में उसको हमें बोना ही पड़ता है, और बिल्कुल 3 महीने में उसका प्रोडक्शन निकल भी जाता है। और बिल्कुल जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है तो लोग कुछ चना वना लगा लेते हैं उसके अंदर। तो ये क्या हो गया, कौन सा प्रोडक्ट कौन से टाइम पे कौन से सीजन में अच्छा प्रोडक्शन देगा, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए हमें साइंटिस्ट काफी सारा सजेशंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम। बाजू का एक बॉक्स है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं।
अ स्पेशल डे, अब देखिए कौन सा स्पेशल डे है। 23 मार्च इज द ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। अब 23 मार्च को इसको मनाते हैं। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेटेरोलॉजी एंड प्रिपेयर चार्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। तो इस मेटेरोलॉजी के बारे में हम लोग आगे के पेज पे हमें ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस वक्त हम इसको काफी अच्छे से इलेबोरेट मैं आपको कर दूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए लिविंग वर्ल्ड में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेदर का। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। This environment is responsible for the development of organization। तो देखिए आपका जो वेदर होता है या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो आपके लाइफ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी हो, लेकिन वो आपके ऊपर बिल्कुल इंपैक्ट डालती ही रहती है। लैंड, वाटर बॉडीज और प्लांट एंड एनिमल कलेक्टिवली फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। दिस environment is responsible for the development of organisms। मतलब जमीन पे और पानी के अंदर, वाटर बॉडीज का मतलब पानी के अंदर जो जीव जंतु है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्लांट जो होते हैं अपने पेड़ पौधे, और एनिमल्स, ये सभी का जो जीवन है वो हमारे अर्थ पे ही होता है, और अर्थ एनवायरमेंट ही उसके लिए जिम्मेदार होती है हर उस ऑर्गेनिज्म के बढ़ावे के लिए। ओके, जैसे कि देखिए रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फटाफट बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको बढ़िया हरियाली हरियाली दिखेंगी सब तरफ। ऐसा क्यों होता है? कोई पौधे लगाने के लिए तो जाता नहीं है वहां पे। अब खेती की बात है तो बात अलग है भैया, लेकिन अगर आप खुले मैदान में भी चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको घास फूस मिलेगी। तो वो अचानक से कैसे आ गई? अब अचानक से नहीं थी। देखिए वहां पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पानी गिरता है बरसात का, और उनको जो बढ़िया वो ह्यूमिडिटी मिल जाती है, उस ह्यूमिडिटी के हिसाब से वो ग्रो करना चालू कर देते हैं, और उसकी वजह से आपको हरियाली हरियाली दिख जाती है। तो ये हो गया एक पैरामीटर, मतलब एक चीज के बारे में। ऐसा ही सभी चीज के बारे में है और सभी तरीके से लिए। जैसे कि अब धूपकाला भी, अगर धूपकाले की बात करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, अगर सुबह का खाना आपके घर का बच जाता है और वो अगर 2 घंटे में अगर आप नहीं खा लेंगे तो हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद में आपको ऐसा दिखे कि उसमें से स्मेल आ रहा है। ओके, अब स्मेल क्या है ये? तो उसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स ही थे जो गर्मी की वजह से क्या हो गए, डेवलप हो गए। अब वो जो खाना था वो आपके लिए खाने लायक नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो चुके हैं। तो इतना ज्यादा आपके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशंस एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। For example, the characteristics lifestyle of a Kashmiri and Rajasthani people। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रीजन होता है उसके अंदर जो क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से ही अपना रहन सहन होता है, अपना खाना पीना भी वैसा ही होता है। यहाँ पे कुछ 2 स्टेट के बारे में भी बताया गया है, एक कश्मीर है और दूसरा है राजस्थान। तो आप देख सकते हैं, आपने कभी ना कभी फिल्मों में तो दोनों स्टेट देखी होगी, वहां के लोगों को भी रहन सहन दिखा ही होगा। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि राजस्थानी जो लोग हैं वो ज्यादातर कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, व्हाइट कपड़े और थोड़ा सा डिजाइन वाला, तो वो बात अलग है, लेकिन कॉटन का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत होता है। अब वही आप थोड़ा सा कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो है बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो उनको ऑब्वियसली गर्म कपड़े लगेंगे। तो उनका रहना सहना थोड़ा सा वहीं पे डिफरेंस आ गया है। घर भी देखेंगे आप तो कश्मीरी घर जो होते हैं वो थोड़े से ऊपर से नुकीले होते हैं, ताकि अगर बर्फ गिरती है तो वो नीचे चली जाए तुरंत, वो घर के ऊपर बस ना जाए अपने। और वही बाकी जगह पे नॉर्मल से घर होंगे। तो इस तरीके से अपना रहन सहन बदलता है, खाने की भी चीजें बदलती है। देखिए अब अगर
महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अपने यहाँ पे गेहूं गेहूं की रोटी ज्यादा खाते हैं। वही आप थोड़ा सा महाराष्ट्र के भंडारा साइड में अगर जाते हैं तो वहां के लोग जो है वो चावल ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के उस रीजन में चावल ज्यादा अवेलेबल होते हैं। और वैसे ही आप अगर थोड़ा सा इंडियन रीजन के बारे में बात करते हैं तो साउथ का जो रीजन है, साउथ में आपने देखा होगा कि इडली डोसा ये ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहां के लोग वही ज्यादा खाते हैं। चावल भी मच्छी के साथ खाते हैं। क्यों मच्छी के साथ खाते हैं? क्योंकि वहां पे मच्छियां अवेलेबल है। अपने महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करेंगे या महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मच्छियां अवेलेबल तो है, लेकिन इतने खाने वाले इतने नहीं है। ऐसा कुछ बहुत कम देखने में आया है कि भाई चावल के साथ कोई मच्छी खा रहा है। वो जो पैटर्न है वो साउथ का में ज्यादा चलता है वो पैटर्न। तो ये सब रीजन की वजह से अपना अपना अलग फैक्टर्स वो अपने अपने तरीके से लोग खाना खाते हैं या अपने अपने तरीके से रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे वो चीज अवेलेबल होती है इजीली। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, सलाइनिटी ऑफ अ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ अ ओशनिक करंट, वाटर साइकिल एक्सेट्रा आर ऑल द रिलेटेड टू द वेरियस weather and climatic factors. Salinity of the marine water, अब देखिए जब धूप गिरती है तो समंदर का जो पानी होता है उसकी भाप बन के वो ऊपर जाता है, उसका फिर से वापस वो बादल ठंडे होके वो पानी बरसाएंगे। ओशनिक करंट्स जो है फॉर्मेशन उसका भी होता है। वाटर साइकिल जो अपनी चलती है वो भी आप शायद किसी अगले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। आर ऑल, ये सब क्या है? ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स ही है सबके सब। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ अ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ के क्रस्ट में मतलब अर्थ के अंदर जो है वो बहुत सारे रॉक्स भी बन चुके हैं। वो किस वजह से बनते हैं? कि क्लाइमेट की वजह से ही बने हैं ये सब। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल का मतलब होता है कि सॉइल की क्वालिटी। अब देखिए क्लाइमेट जिस तरीके का होगा उस तरीके की सॉइल की क्वालिटी आपको मिलेगी। जैसे कि अभी थोड़ा सा देखते हैं कि राजस्थान में क्या है, उस मट्टी का बहुत सारा पार्ट जो है वो रेत में कन्वर्ट होते जा रहा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वहां पे बरसात बहुत कम होती है। वही जहाँ पे अच्छा रेनफॉल होता है वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो आपको थोड़ी सी कम होते होते जाएगी अगर पानी का बहाव कम है तो। अब ऐसे भी होता है कभी कभी कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है किसी खेत गांव में, और उस खेत में या स्पेसिफिक अगर खेत की बात करें बहुत ज्यादा किसी नदी का पानी घुस गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो ऊपर का जो 1-2 इंच का बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए जो होता है सॉइल, वही अगर बह गया उसके अंदर तो वो सॉइल की क्वालिटी भी उसमें खराब हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है क्लाइमेट और वेदर की। छह नंबर का पॉइंट है, माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो भी जो फॉर्म होता है वो किसके बेसिस पे होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही भरोसे होता है। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में होते हैं तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि माइक्रोब्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस बार को आपने ध्यान में रखना है। Thus, it is very clear that the study of the meteorology is a very important from the viewpoint of the human life. आगे देखते हैं। While ascertaining the climate of the particular region, a review of earlier studies of a various aspect of a climate is a very important. Most countries in the world have established the meteorology department for making and recording such observations. मेटेरोलॉजी
डिपार्टमेंट क्या होता है, हवामान खाते बोलते हैं उसको, ठीक है। हवामान खाता हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं और हवामान खाते उसको बोलते हैं मराठी में। तो ये लोग क्या करते, स्टैटिस्टिकल डेटा पे काम करते और आपको फोरकास्ट बताते कि कब बारिश हो सकती है, कब तूफान आ सकता है, कब धूप पड़ सकती है, ये सभी चीजें बताना इनका काम होता है। दिस डिपार्टमेंट्स हैव ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विद द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इनके पास में मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स के भी ये लोग डेटा लेते हैं। इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एनालाइज्ड विद रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, वी कैन प्रेडिक्ट क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर। अब इनका ये कहना है कि अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का डेटा अगर देख लेते हैं तो आने वाले सालों का भी हमें थोड़ा सा पता रहेगा। However, as the climate is the net result of the complex mixture of the various atmospheric factors, forecasting is a very complicated and difficult. इनका ये भी कहना है कि क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली ये एक रिजल्ट होता है किस बात का, तो बहुत सारा जो मिक्सचर होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। कौन से फैक्टर्स, तो एनवायरमेंट, फिर एनवायरमेंट में क्या क्या आता, धूप होती है, बादल होते हैं, ठंडी हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है, बरसात का पानी होता है। इन सभी फैक्टर्स का मिलावट करके एक वो जो बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और ये सब उसके फैक्टर्स होते हैं और ये तो कुछ स्टेबल होते नहीं है, कभी भी बरसात आती है, कभी भी धूप गिरती है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जैक्ट फोरकास्ट करना। ये बेटा आप तो थोड़ा सा समझ के चलो। हाउएवर, देखिए ऊपर का फोरकास्टिंग इज अ वेरी इजी फॉर द प्लेसेस वेयर द क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ अ लिमिटेड नेचर। ऐसी जगह जहां पे नेचर ज्यादा चेंज नहीं होता है और वहां का क्लाइमेट ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में भी ज्यादा फर्क नहीं आता है, तो ऐसी जगह का फोरकास्ट करना काफी आसान हो जाता है। जैसे कि कश्मीर की अगर बात करेंगे तो कश्मीर में भाई 45 डिग्री का भी टेम्परेचर हो सकता है, ये तो होता ही नहीं है। कश्मीर का टेम्परेचर जाता जाता तो माइनस में जाता थोड़ा सा, और मैक्सिमम रहता वहां पे 60-70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उससे तो ज्यादा बढ़ना है नहीं वहां पे, अब कम भी रहेगा तो थोड़ा सा माइनस में रहेगा। ओके, तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक हो गया कि यहाँ पे ठंड ही रहेगी, गर्मी तो होने वाली नहीं है वहां के लोगों को, तो एक फोरकास्ट करना वहां का आसान हो जाता है। हाउएवर, वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स, interdependent and a rapid making forecast is a very difficult। जहां पर क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं उस जगह पे फोरकास्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है बेटा, क्योंकि फैक्टर्स बहुत है ना। अब देखिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर मान के चलिए कि महाराष्ट्र में कोई तूफान आने वाला है, ऐसा हमें फोरकास्ट में बताया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तूफान आ ही जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है अभी बीच में। अब हो सकता है कि वो तूफान आज की तारीख में अफगानिस्तान के आसपास हो, ओके, और वहां से वो आ रहा हो धीरे धीरे, और आते आते अब डायरेक्शन जो है उसका वो चेंज भी हो सकता है। अब कैसे चेंज हो सकता है, तो देखिए हो सकता है कि उसकी स्पीड अचानक से कम हो जाए, हो सकता है कि वो महाराष्ट्र पे ना आके कहीं और डाइवर्ट हो जाए और पाकिस्तान में चला जाए। ओके, ये भी हो सकता है कि समंदर में और बहुत ज्यादा कुछ और बदलाव हो, गर्म हवाएं वगैरह चले और वो डिस्टर्ब हो जाए और पूरा खत्म हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स वहां पे लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 98 पे आते हैं। अब देखते हैं डिटेल में मेट्रोलॉजी। मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल में हमें आगे पढ़ना ही है। द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल्स, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द क्लाइमेट इज कॉल्ड द मेट्रोलॉजी। तो ऐसी जगह जहां पे हवा का, नेचुरल साइकिल्स का, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स का, सभी जगह सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है
उसी डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटेरोलॉजी कहते हैं। मेटेरोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ अ स्टॉर्म, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। इन सभी की स्टडी इसके अंदर की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट आर मेड, दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशरीज, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सभी चीजों की जब स्टडी करते हैं तो उसके बाद में ये जो डेटा होता है, ये डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। गवर्नमेंट न्यूज चैनल को देती है इंफॉर्मेशन, और न्यूज चैनल के थ्रू इन सभी लोगों को ये डेटा पहुंचाया जाता है। अब देखिए, ये जो डेटा है ये इन सब लोगों को किस तरीके से काम में आ सकता है, तो आप ये शॉर्ट में समझ लीजिए कि फार्मर्स को अगर बोल दिया जाए कि देखिए अगले 3-4 दिन जो है वो बढ़िया, अभी पानी बरसात का सीजन चालू होने वाला है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बुआई के लिए तैयार हो सकते हैं। फिशरीज के बारे में अगर बात की जाए तो फिशरीज वालों को अगर कह दिया जाए कि भैया देखिए तूफान आ सकता है, आप जो है अपनी जिंदगी खतरे में मत डालिए और समंदर में मत जाइए, तो कोई भी नहीं जाएगा वहां पे 2-3 दिन के लिए, जब तक वो तूफान खत्म ना हो जाए। एविएशन सर्विसेज में भी बहुत ही काम में आता है, क्योंकि फ्लाइट अगर कोई उड़ान भरने वाली हो और अगर पता चलता है कि बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है या कुछ बरसात बहुत ज्यादा हेवी हो सकती है, तो ऐसे में एविएशन सर्विस को भी पता होना चाहिए। वो लोग ऐसे वक्त में फ्लाइट को कैंसिल करवा देते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है इन सभी चीजों को। अब आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क। द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन 23 मार्च 1950। तो देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये एस्टैब्लिश हुआ था 23 मार्च को 1950 में, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए करता है, देखिए, फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करता है। अब आईटीसी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करनी है, तो ये यहाँ पे 3-4 चीजें यहाँ पे दी गई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये पता कीजिए आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसे भी पता कीजिए। और ये जो तीसरा नंबर का है, नेशनल ओशनग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीजों के बारे में आपको पता करना है। जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे जाने के बाद में आपको और मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब ये तो हो गई ऊपर की जो हमने बातें की, वो वर्ल्ड के बारे में हो गई, और हर एक देश में अपने अपने उन्होंने ऑफिसेस खोल के रखे। अब थोड़ा सा डिटेल में जानना है हमें अपने कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला। देखिए, इसका जो पहला ऑफिस चालू हुआ था वो हुआ था शिमला में 1875 में। इट्स हेड ऑफिस is at Pune and its regional offices are at the मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। तो देखिए, इसका जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है, और इसके जो रीजनल ऑफिसेस है वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में है। मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शंस अबाउट द वेदर। सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 घंटे बाद में 2 मैप्स बनते हैं 24 घंटे में, और उसे मतलब पब्लिश किया जाता है न्यूज चैनल पे वगैरह, ताकि लोग अवेयर हो सके कि किस तरीके का मौसम अभी बनने वाला है। इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन द कंटिन्यूअसली ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ क्लाइमेटिक रीडिंग, प्रेडिक्शंस अबाउट द क्लाइमेट मेड यूजिंग द रडार, प्रेडिक्शंस अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड टू द सिस्मोलॉजी, predictions regarding the rainfall by the satellites are pollution, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इन सभी चीजों के लिए के बारे में पता करने के लिए ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत काम में आता है, और इसमें सैटेलाइट्स का भी हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे सिस्मोलॉजी ये वर्ड समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, सिस्मोलॉजी का मीनिंग होता है कि जमीन के अंदर जो चीजें होती है उसके बारे में पता करना।
सिंपली। तो उसका जो स्टडी होता है उसी को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। The India Meteorological Department provides the important information regarding the weather and climatic conditions to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine, oil, exploration and production, etc. तो इन सब डिपार्टमेंट्स को ये लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं। और मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन ये क्या होता है कि समंदर में से जो क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक्स लाइक डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामी एक्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड विद वेरियस departments, all types of mass communication media and all citizens. For this purpose, India has launched several satellites equipped with the high-class technology. Observatories at several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from this satellite. तो बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया में भी छोड़े हैं ताकि हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर नजर रख सके। ओके, कंट्रोल तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन नजर रखने के लिए ऐसे सैटेलाइट्स ऊपर भेजे हुए हैं और बहुत सारी इसमें से नई नई चीजें पता हमें चलती रहती हैं। आगे देखते हैं। मानसून मॉडल है ना, क्लाइमेट प्रेडिक्शन। अब मानसून मॉडल क्या होता है, चलो देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ द फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 years। तो 100 साल पहले से ये फोरकास्टिंग चल रहा है भैया। अब फोरकास्टिंग में कर क्या रहा है कि मानसून सीजन कब आता है और ये क्यों जरूरी है, ताकि हमें पौधे जो लगाने हैं यार, खाने पीने के लिए जो चीजें चाहिए, हम लोग मैक्सिमम जो है वो बरसात के ही सीजन में लगाते हैं खेतों में। आफ्टर द फेमिन ऑफ 1877, H.F. Blandford, the founder of the IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter for this prediction। तो जब वो थे वहां पर 1877 में, तो उन्होंने स्नोफॉल का ऑब्जर्वेशन किया। इन द डिकेड ऑफ द 1930, द देन डायरेक्टर ऑफ द IMD सर Gilbert Walker has underlined the relationship between the various worldwide climatic factors and the Indian monsoon, and based on the available observations and previous recordings related to the relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने उस वक्त बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस किए और एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, एक पैटर्न पे उन्होंने ध्यान दिया कि किस तरीके से इंडिया का जो रीजन है, इंडिया जो कंट्री है, उसका मानसून सीजन कब होता है, अदर कंट्रीज का मानसून सीजन कब होते हैं, ये सभी उन्होंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको शायद नया होगा आपके लिए, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इस वर्ड को कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज पे जब आप रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च करते वक्त आपके सामने अगर बहुत सारे पैरामीटर्स खड़े हो गए, ओके, तो वो पैरामीटर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। वो ऑप्शंस अब उसमें से कुछ तो भी एक हो सकता है, मतलब एजम्पशन आप कर रहे हो, तो उसी एजम्पशन को रिसर्च की फील्ड में हाइपोथेसिस ऐसा कहते हैं। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि प्रेडिक्ट किसे कहते हैं, फोरकास्ट किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और एनालिसिस किसे कहते हैं। ये चारों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ। प्रेडिक्ट करना मतलब अंदाज बांधना। अगर कोई भी इंसान अपने मन से कुछ बोल देता है तो वो हो गया प्रेडिक्ट करना। अगर कोई इंसान स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर कुछ बोल रहा है तो उसे कहेंगे हम फोरकास्ट करना। अगर कोई इंसान रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च करते वक्त उसके सामने बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए तो उसे हम कहेंगे कि हाइपोथेसिस कर रहा है वो, ओके। और एनालिसिस करना किसे कहते हैं कि किसी चीज को बिल्कुल निगरानी से देखना और
के उसमें से कुछ समझने की कोशिश करना, तो उसे कहेंगे हम एनालिसिस। तो ये हो गए चारों वर्ड्स के डिटेल मीनिंग। आगे देखते हैं। With the initiative of the Dr. Vasantarao Govarikar in the decade of the 1990s, a monsoon model based upon the 16 worldwide calamities parameter was developed. This model was in use from the 1990 to 2002. तो देखिए यानी इन्होंने डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर ने सन 1990 में एक मानसून मॉडल बनाया था और वो काफी वर्ल्ड वाइड हो गया, वो पैरामीटर्स फेमस भी हो गया काफी, और ये जो मॉडल है वो 2002 तक इस्तेमाल में भी लाया गया। आगे देखते हैं पेज नंबर 99 पे। मैथमेटिकल मॉडल के बारे में देखते हैं। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म मॉडल which take into the account estimates of a current weather related event and ongoing physical interactions between them. Data about the current climatic parameters is a mathematically analysis with the help of the Param supercomputer. देखिए मैथमेटिकल मॉडल्स लगाए जाते हैं। ओके, मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या होता है कि कुछ उनको फॉर्मूलेज लगाए जाएंगे कि कितना बारिश हो सकता है, फिर इतने ये साल इतना आया था, फिर दूसरे साल इसके, जैसे कि अगर सन 1999 में अगर इतना आया था, फिर उसके 10 साल बाद इतना आया, तो शायद उससे 10 साल बाद इतना होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा लगा के ये सब हिसाब किताब करते हैं, और इसमें इनकी हेल्प करता है परम कंप्यूटर। परम कंप्यूटर क्या होता है? तो परम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसके अंदर उसका जो कैलकुलेशन पावर होता है वो बहुत फास्ट होता है, काफी सारे ट्रिलियन कैलकुलेशंस वो एक सेकेंड में ही कर देता है। वेरियस मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अपॉन द डेली जियोग्राफिक इवेंट्स आर डेवलप बाय द सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल है उसके बेसिस पे जियोग्राफिकल कंडीशंस या इवेंट जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा फटाफट एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके का माहौल फ्यूचर में हो सकता है। आगे देखते हैं होलिस्टिक मॉडल। अब देखिए ये अलग अलग मॉडल है। ओके, हमने देखा मैथमेटिकल मॉडल, अब देखते हैं होलिस्टिक मॉडल और उसके बाद में है स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो देखिए होलिस्टिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। इन दिस मॉडल प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर्स यूज्ड इन द अदर मॉडल व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट्स ऑन द मानसून। नाउअडेज प्रेडिक्शंस डिक्लेयर बाय द IMD आर द कलेक्टिव आउटकम ऑफ अ वेरियस मॉडल। दिस इज कॉल्ड द होलिस्टिक मॉडल। तो जस्ट एक थोड़ा सा कुछ चीजों के बेसिस पे उन्होंने प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया, तो उसी को हम लोग होलिस्टिक मॉडल कहेंगे। आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल। In this model, current climatic observation in a region are compared with the earlier parameters such as the oceanic temperature, atmospheric pressure, and the nature of the monsoon rainfall of the several year. This data is comparatively analyzed by the statistical method and a prediction are made about the monsoon in the present conditions. मतलब ओशन का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, नेचर में मानसून का रेनफॉल कैसा है या किस तरीके से हो रहा है, इन सभी डेटा को एनालिसिस करने के बाद अगर वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पिछला कुछ डेटा या करंट जो डेटा है उनके पास में, वो डेटा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने आपको वो लोग बता रहे, तो उसी को हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो देखिए अब तक हम यहाँ पे 3 मॉडल सीख चुके हैं। पहला है मैथमेटिकल मॉडल, दूसरा है होलिस्टिक मॉडल और तीसरा है स्टैटिस्टिकल मॉडल। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली new model are being developed at the IITM. Work is in a progress at 2 levels, namely designing a new models and developing a new technology. The main focus is on the development of the radar system and a satellite technology. तो देखिए अभी आज की तारीख में जो है अपने पास में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 मॉडल्स ये लोग ला रहे हैं।
एक बेस्ड रहेगा रडार सिस्टम पे और दूसरा बेस्ड रहेगा सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी पे, और इनसे भी काफी सारी हमें हेल्प मिलने वाली है एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड्स अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स used in that model and the result expected from it. However, as these interrelationship with the reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological model need to be changed continually. अब देखिए, जो अपना मॉडल रहता है कोई भी, तो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट, अगर हम लोग उसके अंदर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स अगर प्लेस कर भी देते हैं तो एनवायरनमेंट तो एक जैसा होने वाला है नहीं, कभी भी वो तो बदलते ही रहता है। तो उसके हिसाब से हमें कभी कभी मॉडल्स को भी चेंज करना रहता है, या इंफॉर्मेशन जो है वो नई नई उसके अंदर डालनी ही